अस्सलामुअलैकुम। जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमने कंटिन्यू करना है। जो पीछे हमने प्रोटीन और अमाइनो एसिड स्टार्ट किया था, तो अब हमने वो फूड ग्रुप्स पढ़ने हैं जिनमें प्रोटीन और या अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है उनमें हमारे पास आता है मीट, पोल्ट्री, फिश एंड ड्राइड बीन्स। तो आज कुछ पोर्शन हम कवर करेंगे इस चैप्टर का। तो सबसे पहले अगर हम मीट की बात करते हैं, मीट से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली मीट होता क्या है। मीट इज बेसिकली द एडिबल पोर्शन ऑफ मैमल, या हम कह सकते हैं कि फ्लैश ऑफ एनिमल जो कि हम एज अ फूड यूज करते हैं। मीट के अंदर वैरायटी ऑफ मीट आता है, जिसमें हमारे पास रैबिट होता है, वेनिशन होती है, लैम्स है, बीफ है, पोल्ट्री है, फिश है। ठीक है। और इसके बाद हम डिवाइड करते हैं मीट को दो तरह से। एक को हम कहते हैं रेड मीट, एक को हम कहते हैं वाइट मीट। रेड मीट वो होता है जो हम मैमल से लेते हैं, जिनमें हमारे पास आते हैं बीफ, वेल, लैम, मटन, पोर्क। ठीक है। और वाइट मीट हम रेफर करते हैं बेसिकली पोल्ट्री को। और जो सी फूड है उसमें हमारे पास आते हैं फिश और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास फ्रेश मीट है, उसके अलावा हम फ्रोजन, प्रोसेस्ड और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, जो कि हम मीट से या डिफरेंट पोल्ट्री से बनाते हैं। अब जो मीट की कंपोजिशन की बात करें तो थ्री मेजर पार्ट होते हैं मीट के अंदर, जिसमें हमारे पास आता है कोई भी मीट है, ह्यूमन मीट है या भी एनिमल मीट है, कोई भी तरह का मीट है, तो वो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास मसल, एक होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है हमारे पास एडिपोज टिश्यू। ठीक है। अब जो सबसे पहले हमारे पास लीन मीट्स हैं, जिसमें लेस एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उनमें उसको हम कहते हैं लीन मीट। लीन मीट का मतलब है जिसमें एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी या फैट आप जिसे कहते हो वो कम है, वो होता है हमारे पास लीन मीट। अच्छा, अब लीन मीट की लोकेशन कहाँ होती है एनिमल में? उस जगह पे प्रेजेंट होता है उसकी लोकेशन पे कि मीट की लोकेशन क्या है, उसके बाद उसका कंट्रैक्शन क्या है, उसमें पोस्टमार्टम चेंजेस की वजह से मीट की जो टेंडरनेस है उसमें क्या इफेक्ट आया है। ठीक है। और जो हर जगह का पार्ट है, जैसे पूरा एनिमल है उसमें डिफरेंट तरह का मीट होता है। कुछ हमारा नेक का होता है, कोई थाई का है, कोई लेग का। अब हर एक में जो है वो टेंडरनेस डिफरेंट होती है। ठीक है। टेंडरनेस का मतलब कि उसकी जो पकना, जब हम कुक करते हैं मीट को, तो उसमें स्टिफनेस ना हो, टेंडरनेस। कहाँ कहाँ का पोर्शन जो है वो स्टिफ होगा, कहाँ का पोर्शन जो है वो टेंडर होगा, और कौन सा डिफरेंट हम कुकिंग मेथड यूज करेंगे उसको सॉफ्ट करने के लिए या टेंडर करने के लिए। इसके अलावा जो मीट है उसकी इंस्पेक्शन आती है यूएसडीए के अंडर, और वो वॉलेंटरीली ग्रेडिंग भी करता है मीट की। ठीक है। अब यूएसडीए के यूनाइटेड स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है हमारे पास मीट को, कि जो मीट है वो हेल्दी है कि नहीं, मीट हलाल है कि नहीं। इसके अलावा हलाल और कोशर होती है जो कि रिलीजियस बेस होती हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एनिमल फीड जो है, प्रोटीन एनिमल फीड जो है वो हमारे पास आती है प्लांट प्रोटीन से। ठीक है। अब जो प्लांट प्रोटीन होती है उनमें जो है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है। मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब है कि उसमें तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते। तो वो जो सारी है वो रीसिंथेसाइज होती है मीट के अंदर, और उसमें तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी बेस पे हम उसे कहते हैं कि वो कंप्लीट प्रोटीन है। इसी तरह इसीलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं प्लांट प्रोटीन को और एनिमल प्रोटीन को, कि एनिमल प्रोटीन इज बेटर देन प्लांट प्रोटीन, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम मीट को ओमिट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं अपनी डाइट से किसी भी वजह से, कि वो वेगन है या कोई उसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है या किसी भी वजह से, अगर वो मीट को ओमिट कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, तो उसमें न्यूट्रिएंट की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर उसको वो क्या करता है, वो डिफरेंट प्लांट सोर्सेज को कंबाइन करता है, ताकि वो अपने तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि सिर्फ मीट खाने से ही हम ले रहे होते हैं, फिर हमें वैरायटी ऑफ सोर्सेज लेनी पड़ती है प्लांट की, ताकि हम उन अमाइनो एसिड को फुलफिल कर सके। ठीक है। अब मीट की जो डिमांड है वो दिस सेंचुरी से वो कह रहे हैं कि अपस्विंग है, और लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल, रिलीजियस, वेजिटेरियन, हेल्थ और अदर कंसर्न हो सकते हैं, जो कि हमें मीट को अवॉइड करना पड़ता है या मिनिमली जो है वो उसको कंज्यूम करना पड़ता है। जो यूएसडी है वो रिकमेंड करता है गो विद लीन प्रोटीन। ठीक है। गो लीन विद प्रोटीन का मतलब है कि आप वो मीट कंज्यूम करें जो लीन है। ठीक है। और अपनी जो कंजम्पशन है उन्हें लिमिट करें
5.5 ounce ऑफ मीट, बीन्स, एग्स और नट्स। जितने भी मीट प्रोटीन की सोर्सेज है उसका आपने 5.5 ounce जो है वो कंज्यूम करना है डेली। ये यूएसडीए की गाइडलाइंस है। 5.5 ounce का मतलब है 1 ounce जो है वो आपका 28 पॉइंट समथिंग के इक्वल होता है 1 ounce ग्राम के। लेकिन जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली उसे 30 के इक्वल कहते हैं कि जो 1 ounce है वो 30 ग्राम के इक्वल है। तो आप यहाँ से जो है वो अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। although it can vary from individual to individual। ठीक है। it talk about the serving size। अच्छा, अब जो मीट है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए रिक्वायरमेंट को, अपेयरेंस उसकी, टेक्सचर उसका, फ्लेवर उसका, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी सेफ्टी, उसकी कन्वीनियंस। और जब भी आप कभी मीट कंज्यूम करते हैं इसके ये इम्पोर्टेंट है कि जो उसके मीट के सारे कंपोनेंट है वो प्रॉपरली कुक्ड हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मीट की। तो पहले हम उसकी फिजिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं जिनसे मीट बनता है, जिससे मैंने बताया मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, जिसे हम फैट टिश्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू क्या होता है? मसल टिश्यू हमारे पास होता है बेसिकली लीन मैस को कहते हैं। और इसमें हमारे पास कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल आते हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे, आपको पता है कि हार्ट में लोकेट होते हैं। और जो स्केलेटल मसल है वो वहाँ होते हैं जहाँ पे आपको कार्केस को जो है वो सपोर्ट करनी होती है। मतलब जो भी उसका स्केलेटन है उसको सपोर्ट करने के लिए और लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए जो है वो वहाँ पे आपके स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं। जब कभी मसल यूज होता है तो ये स्ट्रेंथन करता है बोन को टू विच इट इज अटैच्ड। जो स्मूथ मसल है वो बेसिकली हमारे विजरल मसल होते हैं जो हमारे लोकेट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अक्रॉस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अक्रॉस और हमारी ब्लड वेसल्स में। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मसल सेल मेम्ब्रेन है उसमें मायोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक है। जिनमें थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं। ये सारा कुछ आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है। जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। इनकी लेंथ वेरी करती है, 1 to 2 इंचेस लॉन्ग और वेरियस इन डायमीटर होते हैं। इनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है टेपर्ड एंड के साथ। ठीक है। जिसको हमारे पास एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट जो है वो कवर करती है जिसे हम कहते हैं एंडोमीजियम। इसके अलावा स्मॉल बंडल्स होते हैं 20 to 40। एक बंडल जो है, ठीक है, एक फाइबर, उसके गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमीजियम। और जो 20 to 40 फाइबर हैं वो मिलके बनाते हैं ग्रेन ऑफ मीट को। ठीक है। और उस प्राइमरी बंडल को जो सराउंड कर रही होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीजियम। एक फाइबर की गिर जो होती है उसे हम कहते हैं एंडोमीजियम। और 20 to 40 फाइबर जो प्राइमरी बंडल बनाते हैं एक, उनके गिर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीजियम। ठीक है। उसके बाद जो सेवरल बंडल प्राइमरी बंडल्स हैं वो एक लार्ज बंडल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी बंडल, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। ठीक है। जो प्राइमरी बंडल है और सेकेंडरी बंडल है उनको सराउंड करती है पेरीमीजियम कनेक्टिव टिश्यू। और several of secondary bundle are surrounded by epimysium connective tissue dividing one skeletal muscle from another. In between the muscle bundle there are blood vessels and small pocket of fat cells। अच्छा, अब ये से मैं आपको, ये है डायग्राम हमारे पास। ये है हमारे पास एक फाइबर। ठीक है। उसके गिर्द जो लेयर है उसे हम कहते हैं पेरीमीजियम। ठीक है। अब ये 20 to 40 मिलके आपस में बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सॉरी एंडोमीजियम। ठीक है। जो एक फाइबर की गिर्द होती है उसे हम कहते हैं एंडोमीजियम, ये वाली। ठीक है। ये एक फाइबर है, इसके गिर्द जो लेयर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की उसे हम कहते हैं एंडोमीजियम। ठीक है। अब जो 20 to 40 आपस में कंबाइन करके बनाते हैं और उसके गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसे हम कहते हैं पेरीमीजियम। और जो पूरे प्राइमरी बंडल आपस में मिलकर एक बड़ा बंडल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी बंडल, उसके गिर्द जो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की इसे हम कहते हैं एपीमीजियम। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे पास प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलके बनते हैं और ये थ्रू आउट द मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये डिटरमिन करते हैं कि जो मीट की टेंडरनेस है वो कैसी होगी। अगर ज्यादा है तो ज्यादा लेस टेंडर होंगे, और अगर ज्यादा है तो कम टेंडर होंगे। ठीक है। मसल बंडल है सराउंडेड विद वेरियस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंडोमीजियम, पेरीमीजियम और एपीमीजियम।
तो ये सब मिलके हमारे पास आपस में बाइंड करते हैं और मसल का एक बंडल बनाते हैं, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड मसल फाइबर टू फॉर्म टेंडन्स, जो कि मसल और बोन को आपस में अटैच करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लाइगामेंट्स भी बनाते हैं, जो कि बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करते हैं। इसके अलावा जो टफ स्किन होती है और हाइड ऑफ एन एनिमल होता है वो कनेक्ट होता है टू अंडरलाइंग एनिमल टिश्यू बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर इफ फॉलो दैट मीट कंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ मसल टिश्यू नेचुरली हैज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू होल्ड मायोफिब्रिल्स एंड बंडल्स इन द मसल्स। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके अंदर हमारे पास होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जो कोलेजन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है मैमल्स में, जो कि बोन में, कार्टिलेज में, टेंडन में, लिगामेंट्स में, मसल ग्रुप्स में और मसल लेयर को सेपरेट करने में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये होन्स, ग्रूव्स और स्किन में भी प्रेजेंट होती है। जो कोलेजन है ये ट्रिपल कॉइल प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो कि व्हाइट इन कलर होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है थिक मैस व्हेन हीटेड, ठीक है। इसके लिए जो है वो हम टेंडराइज्ड येट इट बिकम जब हम किसी भी मीट को कुक करते हैं तो वो जो आपको वाइट पोर्शन नजर आ रहा है वो होता है उसका कोलेजन, ठीक है। और वो जेलेटिनाइज हो जाता है अगर हम उसको एक्सेस हीट करेंगे, और वाटर सोल्यूबल जेलेटिन में भी है वो कन्वर्ट हो जाता है। जो ओल्डर एनिमल है उनमें कोलेजन जो है वो इंक्रीज करता है कंपेयर टू जो यंगर एनिमल है, ठीक है। इसीलिए जो ओल्डर एनिमल है उनका मीट टफ होता है कंपेयर टू यंगर वन। इसके अलावा एक येलो कलर की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिन, जो कि मोर इलास्टिक होती है देन कोलेजन, फ्लेक्सिबल होती है इसकी वाल्स और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द एनिमल बॉडी, होल्ड करता है बोन एंड कार्टिलेज को टुगेदर। ये एक्सटेंसिव होता है इन मसल्स और यूज इन लोकोमोशन। इसके लिए जो है लेग्स, नेक और शोल्डर वाली जगह पे प्रेजेंट होता है। और कोलेजन की तरह ये सोफन नहीं होते जब हम कुक करते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं रेटिक्यूलिन। ये प्रोटीन जो है ये यंगर एनिमल में प्रेजेंट होती है और ये प्रोटीन ही बाद में इलास्टिन और कोलेजन में कन्वर्ट होती है जैसे जैसे जो एनिमल है वो ओल्ड होता जाता है। जो ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है ग्रेटर डिग्री मसल ओल्डर में ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जिन मीट में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ज्यादा होता है उनमें जो है टेंडराइजेशन मीट की इंक्रीज कर जाती है। जो थर्ड चीज है जो हमारी मीट में प्रेजेंट होती है वो है हमारे पास फैटी टिश्यूज, जिसे हम फैट भी कहते हैं, जिसे हम एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो ज्यादातर इसकी क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है कि एनिमल की फीड क्या है, हार्मोनल बैलेंस, इम्बैलेंस और एज और जेनेटिक्स की बेस पे जो है वो एडिपोज टिश्यू की जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रही होती है। हार्मोन इम्बैलेंस है तो फैट में ज्यादा हो सकता है, फीड में आप ऐसा दे रहे हो जो उनका फैटनिंग टिश्यूज इंक्रीज कर रहा है, एज जो ओल्डर होते हैं उनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू यंगर वन। इसके अलावा जो है वो सेवरल बॉडी पार्ट में जो है वो प्रेजेंट होता है, अंडर द स्किन प्रेजेंट होता है, बिटवीन और विद इन द मसल प्रेजेंट होता है। जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो अराउंड ऑर्गन्स के अराउंड होते हैं, जैसे हार्ट के, किडनी के, पेल्विस के, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट होती है वो अंडर द स्किन होती है, ठीक है। जब आप स्किन रिमूव करते हो तो जो आपको फैट की लेयर नजर आती है वो होती है सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। इसके बाद इंटरमस्कुलर फैट वो होती है जो बिटवीन मसल्स होती है, और इंट्रामस्कुलर वो होती है जो विद इन द मसल्स होती है। जब आप कुक करते हो उसको तो हमारे पास जो मीट है वो उसकी जूसीनेस और उसकी टेंडरनेस और फ्लेवर जो है वो फैट के मेल्ट की वजह से भी हो रही होती है, कि जो फैट है वो कंट्रीब्यूट करता है उसकी जूसीनेस को। जो लीन मीट है उनमें लोअर फैट होता है, और जो परसेंटेज ऑफ फैट स्टोर्ड इन एन एनिमल जनरली विल इंक्रीज विद एनिमल एज, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो है डिग्री केमिकल कंपोजिशन है मीट की वो वेरी करती है। 45 to 70% वाटर होता है, 15 to 20% प्रोटीन होती है, 5 to 40% फैट होती है। डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पार्ट है, ठीक है, मीट का। इसके जो मतलब थाई वाले होते हैं और जो आपके लोअर वाले पोर्शन में मीट होता है वो उसमें ज्यादा फैट होता है। जो आपका ग्रोइन एरिया होता है या जो आपका नेक का पोर्शन होता है उनमें लीन मीट ज्यादा होता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट नहीं होता मीट के अंदर, लेकिन एक्सेप्ट लीवर जिनमें जो है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है।
जो वाटर है मेजर कंस्टिट्यूएंट है मीट का, और ग्रेटर परसेंटेज जो मीट में जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और जो यंग एनिमल है वो लीन मीट ज्यादा होता है, फैटी टिश्यू लो होता है। जैसे जैसे एनिमल मेच्योर होता है, ज्यादा फैटनिंग और ज्यादा एडिपोज टिश्यू होना शुरू हो जाता है, वाटर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है वाटर, और टू लेसर डिग्री इन कनेक्टिव टिश्यू। इट इज रिलीज फ्रॉम द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन नंबर ऑफ वेज। वाटर लॉस अकर होता है जब मसल कोगुलेट करता है ड्यूरिंग कुकिंग, एज मसल फाइबर आर ब्रोकन केमिकल enzymatic और मैकेनिकल by salting, or if the pH changes inversely water may be added to meat such as cured ham। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप मीट को कुक करते हो, जो मसल फाइबर होते हैं वो ब्रेक करना शुरू हो जाते हैं और वाटर जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो जो वाटर कंटेंट है मीट के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है। आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, आप कोई केमिकल यूज करके मसल फाइबर की ब्रेक डाउन करा रहे हो, कोई एंजाइम यूज करके, या मैकेनिकली आप उसको कुक कर रहे हो, या कोई साल्ट ऐड कर रहे हो, पीएच चेंज कर रहे हो, तो भी जो मसल फाइबर है वो ब्रेक करेंगे और जो वाटर है वो कोगुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, इन्हें हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि एसेंशियल हैं सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी प्रोटीन्स को। मायोफिब्रिल, स्ट्रोमल प्रोटीन, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। मायोफिब्रिल प्रोटीन कौन सी होती है? जो कि सेवरल प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्टिन मायोसिन जो है उनके मिलने से बनती है, और वो जो आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टोमायोसिन। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रोमल प्रोटीन्स होती हैं। स्ट्रोमल प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे पास कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलन होती हैं। सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन कौन सी होती हैं? ये हमारे पास पिगमेंट और एंजाइम्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? स्टोर करता है ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल और टिश्यू को देता है, इसके अलावा मसल्स को। और मायोग्लोबिन क्या होता है? स्टोर करता है ऑक्सीजन इन मसल वेट इज नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो कि प्रोटीन को डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। अमाइलोलिटिक होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करते हैं, और लिपोलिटिक होते हैं जो फैट्स की डिग्रेडेशन करते हैं। इसके अलावा और बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लूइड ऑफ मसल सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फैट। फैट जो है वो मेजर कंपोनेंट है मीट का, और वेल जो है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट होती है। फैट जो है वो डिग्री वेरी करती है इन इट्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन। जो सबक्यूटेनियस फैट है आर मोर अनसैचुरेटेड देन फैट अराउंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। मतलब आप कह सकते हैं कि जो सबक्यूटेनियस फैट हमने पढ़ी है वो अनसैचुरेटेड होती है, और जो हमने पढ़ी है एडिपोज टिश्यू वाली, ग्लैंडुलर ऑर्गन्स वाली, वो मोर सैचुरेटेड होती है। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट है वो लेस ऑक्सीडेटेड होती है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कंपोज्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। उनके स्ट्रक्चर जो सैचुरेटेड फैट है उनमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, वो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, और वो अलाउ नहीं करते इजीली अपनी ब्रेकडाउन की, क्योंकि वो स्ट्रेट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू अनसैचुरेटेड। इसीलिए जो सैचुरेटेड फैट है उसकी डेंसिटी कम होती है। जो एनिमल है उनमें जो फैट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइवल ऑफ लिविंग एनिमल एट लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर फैट ज्यादा होगी तो वो उनको, अगर लो टेम्परेचर के एरियाज है तो वो फैट उनको जो है वो वार्मथ जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको कैरी करने के लिए भी हमारे हमारे बॉडी में फैट होना बहुत जरूरी है। इट्स इक्वली ट्रू फॉर ह्यूमन एज वेल। इसके अलावा बहुत से प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस के लिए भी हमें फैट चाहिए होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस के लिए भी फैट चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए भी हमें फैट चाहिए। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया कि जो है निग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में, वो प्रेजेंट नहीं होता, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है इन द लिवर, और जब कभी जरूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज रिलीज होता है और एनर्जी मिलती है, और जो है वो उसको यूज करते हैं एनिमल्स। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर सोल्यूबल बी कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जो कि कोफैक्टर के तौर पे काम करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। इसके अलावा लिपिड सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं ए, डी, ई एंड के। इसके अलावा मिनरल्स में हमारे पास आता है जिंक, आयरन और फॉस्फोरस जो है वो हाई कंटेंट होता है मीट में।
अच्छा, अब आपको मसल कंट्रैक्शन पता होना चाहिए, मसल कंट्रैक्शन क्या होती है। आप सारी ये फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो कि किस तरह जो मायोफिब्रिल के बंडल होते हैं, एक्टिन मायोसिन जो है वो एक्टिन हेड के साथ आता है। जी लाइन क्या होता है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। फिर जब कैल्शियम आयन को बाहर भेज देते हैं, जब कैल्शियम आयन बाहर चले जाता है तो फिर रिलैक्स स्टेट में आता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको मसल कंट्रैक्शन नहीं पढ़ा रही क्योंकि आपको आनी चाहिए, या आप पढ़ चुके हैं। और अगर फिर भी आपको रिवाइज करनी है तो इस पे लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। अच्छा, जब हम एनिमल को स्लोटर कर लेते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। स्लोटरिंग से पहले जो मसल टिश्यू है वो सॉफ्ट और प्लायबल होते हैं, ठीक है। आफ्टर स्लोटरिंग फ्रॉम 6 to 24 आवर जो है मसल स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, हार्ड होना शुरू हो जाते हैं और इनएक्सटेंसिबल हो जाते हैं, ठीक है। The time period for stiffening a species is called rigor mortis, और ये वेरी करती है हर स्पीशी में, सेम नहीं होती हर एक में। रिगर मोर्टिस का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ डेथ, ठीक है। स्टिफनिंग जो होती है वो लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से होती है बाय द मायोफिब्रिल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। वन एनर्जी रिजर्व बिकम नॉन एग्जिस्टेंट एंड ऑक्सीजन डज नॉट रीच द सेल्स, ठीक है। अगर हम इस स्टेज में मीट कुक करेंगे मीट को, तो जो हमारे पास मीट होगा वो एक्सट्रीमली टफ होगा, ठीक है। जितना ज्यादा मीट एजेड होता जाएगा उसके जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट होते जाएंगे, प्लायबल होते जाएंगे, और जब आप उस मीट को कुक करोगे तो वो सॉफ्ट होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रिगर, ठीक है। ये इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन की वजह से होता है मसल फाइबर के, और वो जो स्टिफनेस होती है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि किस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जो मीट है वो स्टिफनेस से टेंडरनेस की तरफ जाता है। होता ये है कि जब आप मीट को स्लॉटर करते हो तो रिगर मोर्टिस की पोजीशन में चला जाता है। ह्यूमन भी ऐसे ही होता है, वो रिगर मोर्टिस की पोजीशन में चला जाता है। जब सबसे पहले एनिमल स्लॉटर होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन सीज होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो हमारा क्या होता है, एनरोबिक की तरफ शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन स्टोर ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज रिलीज होता है, उसकी एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, और हमारे पास लैक्टिक एसिड होने के साथ साथ एटीपी बनते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन तब तक चलता जाता है जब तक ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट ना हो जाए, या फिर जो पीएच है वो 5.5 पे रीच कर जाए। क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है तो पीएच डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही पीएच 5.5 पे जाएगी तो जितने भी एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलिसिस वो सारे डीनेचर हो जाएंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो डिप्लीट हो गए हैं तो भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है ग्लाइकोजन स्टोर शॉर्ट है और वो 5.5 ड्रॉप होने से पहले ही समटाइम जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाते हैं। जब ग्लाइकोलिसिस स्टॉप होती है तो एटीपी सप्लाई जो है वो क्विकली डिप्लीट करना शुरू हो जाती है। तो जो लैक ऑफ एटीपी है वो प्रिवेंट करते हैं कैल्शियम आयन को कि वो पम्प्ड आउट हो फ्रॉम सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो जो एक्टिव साइट है एक्टिव मॉलिक्यूल्स की ऑफ थिन फिलामेंट वो अवेलेबल रहती है टू बाइंड विद द मायोसिन ऑफ द थिक फिलामेंट। और जब एक्टिन एंड मायोसिन यूनाइट करते हैं, एक्टोमायोसिन बनाते हैं, तो ये फॉर्मेशन जो है वो इरिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि एटीपी अब नहीं है कि वो कैल्शियम आयन को पंप आउट कर सके और जो है उसका हेड फ्री हो सके, ठीक है। तो वो एक्टिन और मायोसिन जो है वो आपस में लिंक रहते हैं, ठीक है। Formation of these irreversible ectomyosin cross linkage causes the muscle to become rigid. This is rigor mortis and it is correlated with the depletion of ATP in the muscles. Once formed, ectomyosin cross-link do not break down even during aging of meat, and their presence make meat tough. Thus, the stiffness of muscle at rigor depend on the extent of ectomyosin form, which in turn depend on the extent of overlap of thick and thin myofibril. Recall that greater the overlap of thick and thin filament, the more extensive the formation of ectomyosin and stiffer the muscle. ठीक है, आप समझ आ गई कि क्या हुआ है। जब पीएच ड्रॉप कर जाती है तो एटीपी अवेलेबल नहीं होते, जब एटीपी अवेलेबल नहीं होते तो मीट टफ रहता है,
ठीक है, क्योंकि कैल्शियम पम्प्ड आउट नहीं होता, एक्टिन और मायोसिन आपस में ज्वाइन रहते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होता उनका। अगर लिटिल ओवरलैप है तो टेंडर मीट है, अगर सब्सटेंशियल ओवरलैप है तो टफ मीट होगा। ठीक है, अब क्या है, हमें मीट जो है वो टेंडर चाहिए, तो हम कैसे उस मीट को टेंडर कर सकते हैं? तो उस केस में क्या करते हैं कि आफ्टर स्लॉटरिंग, आपने अक्सर देखा होगा जो मीट है वो उन्होंने हैंग किया होता है। ठीक है, जो कारकेस है उसको आफ्टर स्लॉटरिंग वो है उसके मसल को स्ट्रेच करने के लिए वो हम कर देते हैं। ये क्या करता है, ये सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग को मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से फ्यूर एक्टोमायोसिन क्रॉस लिंकेज होती है, तो जो मीट है वो टेंडर हो जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं, वो रिगर मोर्टिस से पहले ही टेम्परेचर को क्या करते हैं, वो डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कम टेम्परेचर पे जो है वो मीट को स्टोर करते हैं, अराउंड 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, वो शॉर्टनिंग करता है मसल फाइबर्स की, और एक्टिन और मायोसिन जो है वो लिंकेज जो है वो वीक होती है। ठीक हो गया। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अनेबल होता है कि वो पंप करे कैल्शियम आयन आउट ऑफ द सार्कोप्लाज्म, तो कंट्रैक्शन जो है वो हो जाती है, और एक्टोमायोसिन जो है वो आपस से डिटैच कर जाते हैं। ये दो मेथड के थ्रू वो मीट को टेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्टीमेट पीएच क्या होती है, जो 5.5 है इज द अल्टीमेट पीएच। आफ्टर स्लॉटर जो लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच ड्रॉप होती है, वो नॉर्मली रिमूव हो जाती है फ्रॉम द ब्लड ऑफ लिविंग एनिमल। जो अल्टीमेट पीएच है, वो पीएच है दैट इज रीच्ड व्हेन ग्लाइकोलाइसिस सीज एंड यूजुअली इज अराउंड 5.5। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जो है वो अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं एट इस पीएच, और वो प्रिवेंट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को कि वो कंटिन्यू रहे। ये लोएस्ट पॉसिबल अल्टीमेट पीएच है, और it is possible to obtain a higher ultimate pH if the animal is starved or stressed before slaughter। क्योंकि ये ग्लाइकोजन स्टोर को डिप्लीट कर देती है, तो इस पीएच पे पहुंचने से पहले ही ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इनफ ग्लाइकोजन स्टोर्स ही अवेलेबल नहीं है। इस पीएच पे मीट की हाई होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि एट दिस पीएच जो प्रोटीन्स होती हैं वो अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के करीब नहीं होती, और वो अनएबल होती हैं कि वो वाटर के साथ बाइंड कर सके, दे आर एबल टू बाइंड विद द वाटर। जो लो अल्टीमेट पीएच होती है वो डिजायरेबल है फॉर माइक्रोबियल पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। लो अल्टीमेट पीएच का मतलब है कि वो 5.5 से ज्यादा होगी पीएच। ठीक है, 5.5 इज द ऑप्टिमम पीएच। और हाई अल्टीमेट पीएच इज पुअर रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल ग्रोथ, जो कि हमारे पास है 5.5। The rate of change of pH after slaughter also has a significant effect on quality of meat. A rapid pH change while the temperature is still high causes considerable denaturation of contractile or sarcoplasmic protein and loss of water holding capacity। और इस स्टेज पे क्या होता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम हैं वो रिलीज होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, और वो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराना शुरू कर देते हैं, जो कि अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। और जो कार्पस है वो कूल्ड नहीं होता रैपिडली आफ्टर स्लॉटर, और जो पीएच है वो ड्रॉप कर जाती है टू 6, और टेम्परेचर जो है वो अभी ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगर आपने मीट को हाई टेम्परेचर पे ही रखा है और पीएच रैपिड डिक्रीज कर गई है, तो इस स्टेज पे क्या होगा, लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होंगे, वो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और मीट अभी तक कूल नहीं हुआ और जो है पीएच को ड्रॉप कर गया है, तो ये अनडिजायरेबल चेंजेस हैं, और ये माइक्रोबियल ग्रोथ भी प्रोड्यूस कर सकती है। Aging or conditioning of meat. Natural aging or conditioning of meat involve holding meat of several days beyond rigor mortis. कंट्रोल स्टोरेज कंडीशन है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो हम मसल बिकम सॉफ्ट प्लायबल हो सकते हैं, हम मीट को टेंडर कर सकते हैं। जैसे जैसे मीट की एजिंग अकर होती है, मसल बिकम टेंडर ड्यू टू प्रोटीन और एक्टोमायोसिन ब्रेकडाउन। अ प्रोटीएज व्हिच इज एक्टिवेट अराउंड 5.5 pH break down the thin myofilament at the Z lines. This causes muscle to become pliable again and meat to be tender. The sarcoplasmic protein denature, and there is some denaturation of myofibril protein with the resultant loss of water holding capacity, and so the meat drips. Collagen and elastin do not denature significantly during aging. अब दूसरे हमने ऊपर भी बताया कि जो एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन है वो टफनेस ऑफ मीट को इफेक्ट करती है,
तो हमने लिंकेज को, क्रॉस लिंकेज को मिनिमाइज करना है। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम उसको हैंग करेंगे, ठीक है, एट 34 to 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 4 वीक के लिए। Although the meat regained tenderness about a week, the blessed flavor and tenderness develop in about 2 to 4 weeks. Humidity level of approximately 70% are controlled, and the meat may be wrapped in vacuum bags to minimize dehydration and water loss. इसके अलावा हम वो हाई टेम्परेचर पे रखेंगे फॉर शॉर्टर टाइम, सजेस्ट 20 डिग्री फॉर 48 आवर, जैसा कि हम करते हैं बीफ के लिए। लेकिन ये है कि बैक्टीरियल स्लाइम जो है वो टेंड टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ मीट बाय दिस मेथड। और क्या हो सकता है कि एक्सपोज कर सकते हैं मीट को अल्ट्रावायलेट लाइट को ड्यूरिंग एजिंग, तो ये हेल्प कर सकता है बैक्टीरियल की रिमूवल को। Aging method differ among many types. For example, pork and lamb do not require aging, such as occur with beef, as the animal are slaughtered while they are young and inherently tender. They usually are processed the way they during slaughter. इसके अलावा मीट में जो पिगमेंट्स हैं उनका कलर चेंज होता है। अच्छा, अब मीट में दो तरह का कलर होता है, एक रेड होता है, व्हाइट होता है, डिपेंड कर रहा है कि प्रीडोमिनेंट पिगमेंट क्या है। ठीक है, दो मेजर पिगमेंट है हमारे पास, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन है वो 80 to 90% होती है टोटल मीट का, और ये अलाउ करती है ऑक्सीजन को टू बी स्टोर्ड इन द मसल्स। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है ये 10 to 20% होती है ऑफ द वेल ब्लड मीट, और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है इन द ब्लड स्ट्रीम। जो मायोग्लोबिन है वो प्राइमरी पिगमेंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है मीट को पर्पलिश रेड कलर का होता है, और ये फ्रीक्वेंटली वहाँ जगहों पे होता है जो एक्सरसाइज के लिए हम यूज करते हैं, आप कह सकते हैं लोकोमोशन के लिए, जिनमें हमारे पास थाई का हिस्सा है, लेग्स का पार्ट है, ठीक है, उन जगह पे जो है वो ज्यादा डार्क कलर का मीट होता है। इसके अलावा जो है मायोग्लोबिन की स्पेसिफिक जो लेवल है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय स्पीशी, एज, सेक्स एंड स्पेसिफिक मसल। जहाँ मोर मायोग्लोबिन होगा मसल्स में, जैसे कि काओ देन पिग, मोर इन ओल्डर शीप देन यंग लैम्स, एंड मोर इन बुल्स देन काउस। जो मायोग्लोबिन एक्सपोज करते हैं हम ऑक्सीजन को या एयर को, जो ब्राइट रेड ऑक्सीजनेटेड ऑक्सी मायोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है जो मेट मायोग्लोबिन एपरेंट होना शुरू हो जाता है, जो कि अनडिजायरेबल ब्राउनिश रेड कलर पिगमेंट है, जो कि शो करता है कि मीट की ऑक्सीडेशन हो गई है। Methanoglobin is found in several situations in meat that is not fresh, which contains significant level of bacteria. या उसको लाइट से एक्सपोज हो गया है या वहाँ पे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन से एक्सपोज हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास मायोग्लोबिन। ऑक्सीडेशन हो गया है इसकी, ये ऑक्सीजनेशन हुआ है, ब्राइट रेड में चेंज हुआ है, वक्त के साथ साथ फिर जो है उसकी मजीद ऑक्सीडेशन हुई है, वो मेथमायोग्लोबिन में चेंज हो गया जो कि ब्राउनिश इन कलर है। और ये किन केसेस में हो सकता है कि अगर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गया है, मीट फ्रेश नहीं है, या वो लाइट से एक्सपोजर हो गया, या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, जो प्रोसेस मीट है उनमें हम नाइट्राइट्स ऐड करते हैं ताकि प्रिजर्व कर सकें हम उसका डिजायरेबल पिंक कलर और बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट फिर हम बाकी आगे पढ़ेंगे।